एवरीवन, वेलकम टू संजय क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? क्लाइमेट। व्हाट इज क्लाइमेट, मतलब जलवायु क्या होता है। तो हमारे चैप्टर का नाम है जलवायु। तो अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एग्जाम में टोटल कितने मार्क्स का आने वाला है ये चैप्टर? टोटल 7 मार्क्स का आने वाला है ये चैप्टर एग्जाम में। वैसे ये चैप्टर बहुत टफ है, लेकिन आज की इस वीडियो में इस नोट्स के साथ आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगने वाला है। तो जैसे कि हमारे चैप्टर के नाम से ही क्लियर होता है जलवायु, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जलवायु किसे कहते हैं, व्हाट इज़ क्लाइमेट। इसी के ऊपर बेस हमारा आगे का चैप्टर होने वाला है। अगर हमने जलवायु का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो हमें आगे के चैप्टर ईजिली समझ आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही है जलवायु, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ क्लाइमेट। जलवायु क्या होता है, उस किसे कहते हैं जलवायु। तो जलवायु किसे कहते हैं हम, जैसे किसी भी जगह पर अगर लंबे समय से लॉन्ग टाइम से उस जगह का वेदर कैसा है, ठंडा है, गर्म है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्लाइमेट कहेंगे। देखिए विशाल क्षेत्र, वो क्षेत्र बहुत बड़ा होना चाहिए और उसमें बहुत टाइम से, जैसे 30 साल 10 साल उससे भी ज़्यादा टाइम से वहाँ पर एक ही वेदर बना हुआ है, वहाँ पर गर्मी ही बनी हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जलवायु कहेंगे। अगर हम जलवायु का एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल हमें जो हमारा वर्ल्ड का मैप है उसमें इजीली देखने को मिल जाएगा। जो हमारा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, जो हमारा सबसे बड़ा देश है किसमें, मैप में, वर्ल्ड के मैप में, तो हमारा वो कौन है, वो रूस है। रूस सबसे बड़ा देश है और इसकी आबादी भी बहुत है, 14.5 करोड़ है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा के टाइम से यहाँ का जो वेदर है वो कैसा है, ठंडा रहता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो हम रूस को एक जलवायु वाला देश कह सकते हैं। उसकी जलवायु है, तो उसकी जलवायु कैसी है, ठंडी है। यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा से टाइम पर ठंडा बना रहता है इसका वेदर। ठीक है, तो क्लियर है, ये था हमारा जलवायु का कॉन्सेप्ट। जैसे कि देखिए लिखा हुआ विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि, मतलब लॉन्ग टाइम से वहाँ पे जैसे 30 साल से 10 साल से उससे ज़्यादा के टाइम पर वहाँ पर एक ही वेदर बना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जलवायु कहते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल की बात करें तो रूस हमारा जलवायु का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे, अभी हमने जलवायु में देखा कि मौसम, वहाँ पर एक ही तरह का मौसम बना रहता है। तो अब हमें यह समझना है कि मौसम किसे कहते हैं, व्हाट इज़ वेदर। तो चलिए देखते हैं। तो मौसम हम किसे कहेंगे, जैसे कि किसी भी छोटे टाइम के लिए किसी भी जगह पर किसी भी क्षेत्र में वहाँ का वेदर कैसा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मौसम कहेंगे। जैसे कि 1 महीने पहले अगर हम घर से बाहर निकलते थे तो इतनी धूप होती थी कि हम पूरा पसीना पसीना हो जाते थे, तो हम क्या कहेंगे कि मतलब कि दिल्ली में गर्मी है। क्यों? क्योंकि हम निकलते थे बाहर तो पूरे गर्मी से, पसीना से पूरा भीग जाते थे, तो हम इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि दिल्ली में गर्मी है। वहीं अगर कुछ दिनों के बाद या उसी टाइम उसके कुछ देर के बाद शाम में अगर हम बाहर जाते हैं तो बारिश होने लगती है सडनली, तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ का वेदर ठंडा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वेदर। वेदर जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता, कोई छोटे समय के लिए वो वेदर हमारा डिसाइड किया जाता है कि वहाँ का वेदर कैसा है, ठंडा है, गर्म है, चेंज होता रहता है वेदर। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम वेदर कहेंगे। तो अगर हम वेदर के एग्जाम्पल की बात करें, अभी मैंने बताया कि अगर हम घर से बाहर जाते हैं, अगर बहुत तेज़ धूप होती है तो इसका मतलब क्या है कि मौसम कैसा है, मौसम गर्म है। देखिए मौसम का यहाँ पे डेफिनेशन भी है, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र, मतलब जैसे एक पर्टिकुलर टाइम में वहाँ के क्षेत्र का वेदर कैसा है, ठंडा है, गर्म है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मौसम कहेंगे। अब हम देखेंगे, अगर देखिए ये तो था हमारा 1 मार्क्स में, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया गया कि व्हाट इज़ वेदर और व्हाट इज़ क्लाइमेट, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। और अगर हमारा वही अगर डिटेल में पूछ लिया जाए कि मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं, तो डिटेल में भी यहाँ पे दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। तो मौसम
मौसम किसी विशेष स्थान पर किसी खास समय में वायुमंडल की स्थिति को मौसम कहा जाता है। तो मैंने अभी बताया कोई पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ का जो वायुमंडल की स्थिति है वो कैसी है। वायुमंडल किसे कहते हैं हम? तो देखिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो ये डॉट डॉट बने रहते हैं, हवा चलती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे ये हमारी वायुमंडल कहलाती है। इसकी सिचुएशन को ही हम वेदर कहते हैं। देखिए, वायुमंडल की इस स्थिति में उस स्थान का तापमान, मतलब उसका टेम्परेचर कैसा है, उसकी आर्द्रता, उसका हवा वाइंड कैसी है उसकी, और उसका कोहरा, फिर वहाँ पर वर्षा हो रही है कि नहीं, हिमपात है, सभी परिस्थितियाँ शामिल होती है किसमें? वायुमंडल में। देखिए, किसी भी स्थान का मौसम ये नहीं है कि परिवर्तनीय नहीं होता, उसका जो स्थान का मौसम होता है वो परिवर्तनीय होता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, और यह दिन प्रतिदिन भी बदल सकता है। जैसे कि आज कुछ और मौसम है तो कल कुछ और मौसम है, तो इस प्रकार ये दिन प्रतिदिन भी बदलता रहता है। क्या? हमारा मौसम। यह हम मौसम की बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं अपना जलवायु। तो जलवायु, अभी हमने देखा, जलवायु किसी स्थान के वातावरण की लगभग स्थायी दशा को कहते हैं। जो हमारा जलवायु होता है ना, वो स्थायी होता है। अगर वही मौसम की बात करें तो वो अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि वो चेंज होता रहता है। और अगर हमारा जलवायु वो स्थायी होता है। स्थायी क्यों होता है? क्योंकि वो चेंज नहीं होता, काफ़ी सालों से वो उसकी सिचुएशन वही बनी रहती है। जलवायु में मौसम के सारे तत्व शामिल होते हैं, एलिमेंट्स उसमें शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन जलवायु एंड मौसम, मतलब जो वेदर और हमारा जो क्लाइमेट है उसमें क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है मोस्टली। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंस, अगर डिफरेंस आए कभी भी पूछे तो हमें इस तरह से करना चाहिए कि यहाँ पर एक पार्ट यहाँ पे लिखा और एक पार्ट इधर, इस तरह से हमें बॉक्स बना के करना चाहिए अगर डिफरेंस कभी भी पूछ लिया जाए। इससे क्या होता है? इससे ज़्यादा मार्क्स देते हैं। इससे देखिए क्लियर रहता है टीचर को पढ़ने में ईजिली। तो इस तरह से डिफरेंस कभी भी पूछे तो इस तरह से कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम अपना जलवायु देखते हैं। जलवायु के अंतर्गत किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का वर्णन होता है। मतलब देखिए, इसका जो टाइम होता है ये लॉन्ग टाइम से एक ही सिचुएशन बनी रहती है, और इसका अल्पकालीन, मतलब कुछ टाइम के लिए चेंज होता रहता है ये हमारा मौसम। और जलवायु किसी एक स्थान पर लंबे समय तक एक समान रहती है, मतलब किसी एक बहुत साल तक, जैसे हमने रूस का देखा, 30 साल से भी ज़्यादा से वहाँ का वेदर कैसा है? वहाँ का वेदर ठंडा है। तो हम कह सकते हैं कि जलवायु जो है वो किसी स्थान पर लंबे टाइम से एक समान रहती है, चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। और जो अगर हम वही मौसम की बात करें तो हमारा जो मौसम है उसकी दशाएं बदलती रहती है, वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, डे बाय डे हमारा चेंज होता रहता है। और जो हमारा जलवायु होता है उसका इफ़ेक्ट जो पड़ता है ना हमारा, तो वो बहुत सारे एरियाज़ पर पड़ता है, व्यापक क्षेत्र पर पड़ता है जलवायु का प्रभाव। लेकिन अगर वहीं हम मौसम की बात करें तो मौसम का प्रभाव कुछ ही क्षेत्रों पर पड़ता है, उसका जो इफ़ेक्ट रहता है वो सीमित क्षेत्रों पर रहता है। देखिए, जैसे इस तरह से ये हमारा रूस है, और अगर ये जलवायु उसका वेदर कैसा है तो इसका इफ़ेक्ट पूरे एरिया पर पड़ेगा, इसका इफ़ेक्ट पूरे एरिया पर पड़ेगा। रूस का वेदर कैसा है तो उसका इफ़ेक्ट पूरे एरिया पर पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जलवायु का प्रभाव व्यापक क्षेत्र पर पड़ता है। और वहीं अगर मौसम की बात करें तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कुछ ही जगहों पर पड़ता है, सीमित क्षेत्रों पर पड़ता है। जलवायु में जो हमारा वायुमंडल की सभी दशाओं का औसत योग होता है, और वही मौसम में हमारा वायुमंडल की किसी एक दशाओं का योग होता है। देखिए कैसे, हमारा जैसे जलवायु है इसमें ना बहुत सारी जो दशाएं होती है उसका योग इंक्लूड होता है। और वहीं अगर हम मौसम की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में वायुमंडल की किसी एक दशाओं का ही योग होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक तो हमने पढ़ा कि हमारा जलवायु का मतलब क्या होता है, मौसम का मतलब क्या होता है, उन दोनों के बीच हमने डिफरेंस भी देख लिया और उसका एग्जाम्पल भी देख लिया। और अब हम देखेंगे कि हमारे जो भारत है उसका जलवायु कैसा है, उसका क्लाइमेट कैसा है। तो चलिए देखते हैं।
भारत के बारे में पढ़ेंगे अब हम कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। तो भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु, मतलब एशिया में इस प्रकार की जलवायु को मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। जो हमारा भारत की जलवायु वो कैसी है, मानसूनी है। मानसूनी मतलब कभी मतलब गर्मी रहती है तो कभी बरसात रहती है, इस तरह की हमारी भारत की जलवायु। तो अगर हम देखें कि मानसून क्या होता है तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मानसून क्या होता है। तो इस तरह से हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी जो भारत की जलवायु है वो मानसूनी है। तो वो मानसूनी कैसे है, मानसून का हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसका अर्थ देख लेते हैं कि मानसून किसको कहते हैं। तो मानसून जो हमारा शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमारी अरबी शब्द मौसम से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अरबी शब्द के मौसम से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम। देखा, वेदर वही होता है हमारा मानसून। ठीक है, मानसून का अर्थ क्या होता है कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार क्या परिवर्तन है, मतलब एक साल में वहाँ की जो वेदर है उसमें कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, कब कौन सा वेदर हो रहा है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर सर्दी गर्मी दोनों तरह का मौसम बना रहता है, कोई एक मौसम नहीं बना रहता, साल में चेंज होते रहते हैं, हमारी ऋतुएं चेंज होती रहती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम मानसून कहेंगे। तो जो हमारी भारत की जलवायु वो कैसी है, मानसूनी जलवायु है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि भारत की जलवायु जो है वो कैसी है, मानसूनी जलवायु है। अब हम देखेंगे उसमें जो हमारी जो जलवायु है उसमें कौन कौन सी डिफरेंसेस पाई जाती है, मतलब हमारे इंडिया में कौन कौन से डिफरेंट जगहों पर वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, वेरिएशन कैसा देखने को मिलता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी वेरिएशन देखने को मिलती है इंडिया में। तो चलिए देखते हैं, देखिए कौन कौन सा वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हमारा अगर हम टेम्परेचर की बात करें इन समर में, अगर टेम्परेचर इन समर गर्मी में यहाँ का तापमान देखें तो गर्मी में कैसा होता है तापमान, राजस्थान के अगर हम तापमान की बात करें तो 50 डिग्री सेल्सियस होता है राजस्थान का तापमान। कब, गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, मतलब कितना हाई होता है यहाँ का तापमान, कहाँ का, राजस्थान का। और अगर वहीं हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस जम्मू कश्मीर का तापमान हो जाता है, टेम्परेचर होता है कब, गर्मी में। वहीं अगर हम विंटर की बात करें कि विंटर में कैसा वेदर कैसा टेम्परेचर पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में हमारा गर्मी में 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और अगर वहीं हम सर्दी की बात करें तो सर्दियों में कितना, -45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है हमारा, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। और वहीं अगर हम केरल की बात करें तो केरल का टेम्परेचर सर्दियों में कितना होता है, -20, ये देखिए ये लिखा हुआ है ना, -20 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है हमारा केरल का। ये था हमारा कि कौन कौन से वेरिएशंस पाई जाती है इन क्लाइमेट कंडीशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है कि जो हमारा क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, मतलब जो हमारा जलवायु नियंत्रण कारक है। अभी तो हमने ये पढ़ लिया ना कि जलवायु कहते किसको है। अब हम देखेंगे कि क्लाइमेटिक कंट्रोल मतलब जलवायु नियंत्रण जो करने वाले फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे जो क्लाइमेटिक कंट्रोल फैक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो टोटल 6 होते हैं। फर्स्ट हमारा अक्षांश, अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको लैटिट्यूड कहते हैं। मैं साथ में लिख देती हूँ इंग्लिश का, तो इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। इंग्लिश में इसको लैटिट्यूड कहेंगे। और सेकंड है हमारा तुंगता, तुंगता को हम इंग्लिश में एल्टीट्यूड कहेंगे और वैसे इसको हम ऊंचाई भी कहते हैं। थर्ड है हमारा वायुदाब एवं पवन तंत्र, इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम। फोर्थ है हमारा समुद्र से दूरी, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये हमारा फोर्थ फैक्टर है किसको कंट्रोल, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं,
कंट्रोल, जलवायु को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। फिफ्थ हमारा क्या है, महासागरीय धारा है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओशियन करेंट्स। सिक्स्थ हमारा उच्चावच लक्षण, इसको हम रिलीफ फीचर्स कहेंगे इंग्लिश में। तो ये हमारे वो 6 फैक्टर जो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो अब हम एक एक करके 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा टफ होने वाला है, तो अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए, सबसे फर्स्ट जो हमारा अक्षांश, जिसको हम इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं, वो हम देखते हैं पहले। तो हम अक्षांश किसे कहते हैं, तो अक्षांश हम किसे कहते हैं, जो हमारा अर्थ होता है ना, उस पर जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। रुक जाइए, मैं अभी डायग्राम से समझाती हूँ। ये हमारा अर्थ है, ये जो हमारी है, ये हमारी कौन सी लाइन है, ये 0 डिग्री है। और ये जो इसके बाद जो हमारा लाइन ऐसे यूं करके जाती है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम, ये हमारी लैटिट्यूड कहलाती है। अक्षांश हम इसको कहेंगे। 0 डिग्री से जो ऊपर और जो नीचे हमारा बना रहता है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अक्षांश कहते हैं। ये जो है, ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। देखिए, ये हमारा अर्थ है, इसके जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। और ये हमारी वास्तव में ऐसी कोई रेखा होती नहीं है, इसको इमेजिन किया जाता है, ये हमारी काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, तो ये था हमारा कि लैटिट्यूड। और अगर हम ये बात करें कि लैटिट्यूड होता क्या है, तो देखिए, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये हमारी कौन सी लाइन जा रही है, ये हमारी लैटिट्यूड जा रही है। ये हमारी लैटिट्यूड, और इसके ऊपर जो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ पोल। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। और ये जो हमारी ये वाली लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इक्वाटर कहेंगे। ठीक है, और इक्वाटर, ये हमारी इक्वाटर वाली लाइन हो गई। और इक्वाटर जो होती है, यही हमारी एक काल्पनिक रेखा होती है, ये इक्वाटर। और इसको हम बहुत सारे, इक्वाटर के बहुत सारे नाम हैं। अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में इसके 3 नाम हैं। एक है हमारी मध्य रेखा, दूसरी हमारी विषुवत रेखा, थर्ड है हमारी कर्क रेखा। इसको हम क्या, इक्वाटर को हम मध्य रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या था, ये हमारा, देखिए, ये हमारी एक इमेजिनरी लाइन है इक्वाटर, ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, और इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस गई है, ये हमारी क्या है, ये हमारी अक्षांश है, लैटिट्यूड, इसको हम लैटिट्यूड कहेंगे। और देखिए, और इधर हमारी अगर सन है, सन की लाइट जो पड़ती है, इस तरह से पड़ती है और इस तरह से। तो सन की लाइट सबसे ज़्यादा किधर जा रही है, इक्वाटर की तरफ जा रही है। कर्क रेखा मध्य रेखा की तरफ जा रही है, सबसे ज़्यादा लाइट, देखिए ये सेंटर पे, तो सबसे ज़्यादा लाइट इस वाली लाइन पे जाएगी। और हमारी जो ये वाली लाइन अक्षांश है, ये जो हमारी उत्तरी गोलार्ध वाली अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध वाली अक्षांश, यहाँ पर हमारी सूर्य की लाइट बहुत कम जाएगी। तो जिसके कारण जो हमारी सन की लाइट जो पड़ती है ना, इसके कारण हमारे इक्वाटर पे पड़ती है। तो हमारी इक्वाटर पे पड़ती है तो सन की लाइट, तो ये जगह हमारी क्या होती है, ये जगह हमारी सबसे ज़्यादा गर्म होती है। और जो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल होता है, इस पर सन की लाइट कम पड़ती है, तो ये जगह हमारा ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है। ठीक है, क्लियर है। एक बार और मैं ये डायग्राम दिखा देती हूँ। ये हमारा 0, ये हमारा इक्वाटर ई, और जिसके ऊपर लाइन गई है ये लैटिट्यूड, और ये हमारा नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। और ये हम यहाँ पे हमारी सन है, सन की लाइट पड़ रही है सबसे ज़्यादा किधर पड़ी है, इक्वाटर पर। तो इसका एरिया क्या हो गया, इसका एरिया बहुत गर्म हो गया, हॉट हो गया। और इधर जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ेगी, इसका एरिया ठंडा हो गया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। देखिए, जैसे पृथ्वी की गोलाई के कारण, जो अभी हमने दिखाया, पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त और जो ऊर्जा की मात्रा होती है, इसके अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। जो हमारी ऊर्जा की मात्रा होती है, जो सन की लाइट होती है, वो अलग अलग पड़ती है।
जिसके कारण हमारा तापमान जो है वो इक्वाटर से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जो इक्वाटर की तरफ हमारी सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है तो हमारे इक्वाटर का एरिया क्या हो जाता है, वो बहुत गर्म होता है, और जो उसके आसपास पड़ती है तो वहाँ से हमारा जो सन की लाइट पड़ती है वो उसकी जो वो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो घटता जाता है, तो धीरे धीरे वो ठंडा होता जाता है। तो ये था हमारा अक्षांश लैटिट्यूड। इसके बाद हमारा सेकंड है तुंगता, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे एल्टीट्यूड। इसका सेकंड नाम है हाइट, इसको हम हाइट भी कहते हैं। तो हमारा तुंगता किससे कहते हैं ये देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और इसके हमारे चारों ओर क्या है, ये हमारा वायुमंडल है। अगर हम इससे ऊपर कोई भी व्यक्ति जाएगा, अगर हम इससे ऊपर देखें, इससे पृथ्वी के ऊपर वाला एरिया देखें, तो यहाँ का क्लाइमेट जो है वो कैसा रहेगा, वो ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि जितना कोई भी व्यक्ति पृथ्वी के पास रहेगा ना, वो उतना ही गर्म रहेगा, और जैसे जैसे वो पृथ्वी से ऊपर की ओर जाता रहेगा तो उसका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, उसका क्लाइमेट वो ठंडा हो जाएगा, वो कोल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो वायुमंडल का जो प्रेशर होता है वो हमारे जब तक पृथ्वी के पास रहते हैं तो वो ज़्यादा रहता है, और अगर हम पृथ्वी से दूर चले जाते हैं तो वो कम होता जाता है, वो हल्का होता जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम तुंगता कहेंगे, हाइट। मतलब पृथ्वी से ऊपर जितना ऊपर की ओर जाएंगे वो हमारा हाइट कम होता जाएगा, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो घटता जाएगा, तो हमारा टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा। वायुमंडल की जो हमारी संघनता है ना वो कम हो जाएगी। संघनता मतलब ये अभी मैंने बताया, ये हमारा वायुमंडल है, इसका जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा तुंगता, सेकंड फैक्टर था हमारा करने वाला फैक्टर्स का। अब जो हमारा देखिए, अब यहाँ पे अभी मैंने एग्जांपल से बताया, ये हमारा पृथ्वी, ये हमारा वायुमंडल, इससे कोई व्यक्ति ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा। जैसे जैसे कोई हम पृथ्वी के ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु की जो मात्रा होती है वो कम होती जाती है, इसीलिए हम जो वायुमंडल का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो ठंडा होता जाता है। इसलिए जो हमारा पहाड़ होता है ना, उसको गर्मी के मौसम में ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी से ऊंचाई पर होता है, बहुत ऊंचा होता है। तो ये था हमारा सेकंड फैक्टर। अब हम देखते हैं अपना थर्ड, क्या नाम है इसका, वायु दाब एवं पवन तंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको हम इंग्लिश में प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम कहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। समर के टाइम पे क्या होता है हमारा जो, जिससे ये अगर हम इसमें हम कैसे समझेंगे, लैंड एंड ओशियन दो कर करके हम समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। अक्षांश अभी हमने पढ़ा, मतलब उसका हाइट पर डिपेंड करता है उसका, जिससे कि वो गर्मी में कैसा रहेगा, वो ठंडी में कैसा रहेगा, तो वो उसकी ऊंचाई पर डिपेंड करता है। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये रहा, ये हमारा लैंड हो गया, ये हमारी भूमि है, ये हमारा ओशियन, महासागर है। समर के टाइम पर क्या रहेगा, जो हमारे समर के टाइम पर हमारी जो ये भूमि है ये गर्म रहेगी। क्यों? क्योंकि गर्म हवा का जो हमारा वेट होता है ना वो हल्का होता जाएगा, तो जिसके कारण जो हमारा ऊपर की ओर राइज होता जाएगा, तो हमारा जो नीचे वाला एरिया है ना उस पर कमी हो जाएगी, और जो हमारा ओशियन वाला पार्ट है वो ठंडा हो जाएगा। अगर हम ठंड की समर के टाइम पर जो हमारा ये वाला लैंड है ये हमारी गर्म हो जाती है, और वहीं अगर समर के टाइम पे हम ओशियन की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसकी हवा हमारी कोल्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए गर्म हवा का जो वेट होता है ना वो बहुत लाइट हो जाता है। अगर ये अभी हॉट है और इसका वेट लाइट हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो ऊपर की तरफ राइज होता रहता है, और नीचे वाला जो हमारा एरिया होता है वो उसमें कमी हो जाती है उसके एयर में, तो इस तरह से ये वाला हमारा ठंडा हो जाता है।
ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा फोर्थ, समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी। मतलब देखिए, जो समुद्र से दूरी के अकॉर्डिंग हमारा उसका टेम्परेचर कैसे रहेगा, वहाँ का जलवायु, वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा। तो समुद्र के जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा ना तो गर्म होते हैं ना ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो समुद्र के आसपास रहते हैं। तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, वहाँ का टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास समुद्र रहता है और समुद्र से दूरी बढ़ती है तो यह प्रभाव कम हो जाता है। और जैसे जैसे समुद्र से दूर होते जाते हैं तो वहाँ पे गर्म, वहाँ का जो वेदर होता है वो कैसा होता जाता है, वहाँ का वेदर गर्म हो जाता है। अगर हम वर्ल्ड के मैप में देखें तो जो हमारा ब्लूएस्ट पार्ट होता है, हमारा वर्ल्ड के मैप का जो इस कलर ब्लू कलर का जो हमारा पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओशियन कहते हैं। और जैसे जैसे जो हमारा रिवर में जो वाटर फ्लो करता है ना, उसी तरह हमारा ओशियन में भी वाटर फ्लो करता है। ओशियन अभी मैंने बताया कौन सा पार्ट होता है, हमारा वर्ल्ड मैप में जो ब्लूएस्ट पार्ट होता है उसे हम ओशियन कहते हैं। और जैसे हमारा रिवर में वाटर फ्लो बढ़ता रहता है, उसी तरह अगर हम ओशियन में हमारा वाटर फ्लो भी करता है। और अगर वाटर फ्लो होता है तो हमारा ओशियन के अंदर उसका जो वाटर फ्लो होता है ना ओशियन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम ओशियन करंट कहते हैं। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उसे हम, वो हमारा क्या कहलाता है, जो समुद्र के वेट समुद्र से दूरी, उसे हम क्या, अभी समय क्लियर हुआ क्या कहते हैं। हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सी कौन सा था, हमारा जो हमारे समुद्र के आसपास के क्षेत्र होते हैं वो ना ज़्यादा गर्म होते हैं ना ज़्यादा ठंडे होते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट बना रहता है। अब हम नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है, महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट्स। अभी ये दोनों मिक्स मत करना, ये दोनों वैसे मिक्स नहीं करना है। तो हम सबसे पहले हमें ये समझना है कि ओशियन कौन सा होता है। तो ओशियन, महासागरीय किसे कहते हैं, तो जो हमारा वर्ल्ड का मैप होता है उसमें जो ब्लूएस्ट पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा महासागर होता है, उसे हम ओशियन कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। तो जो पार्ट होता है ना वो क्या होता है, कैसे होता है वो देखिए। जैसे हमारा रिवर में वाटर फ्लो करता है उसी तरह हमारा ओशियन में भी वाटर फ्लो करता है। और जैसे वाटर फ्लो होता है ओशियन के अंदर, अगर ओशियन के अंदर हमारा महासागरीय धारा के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारा महासागरीय धारा कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें, देखिए कोई भी तटीय क्षेत्र जो गर्म हो, तटीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जो समुद्र के आसपास जो हमारा एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तटीय क्षेत्र कहते हैं। जहाँ गर्म या ठंडी जल धाराएं बहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। ठीक है, और ये है हमारा लास्ट फैक्टर सिक्स्थ, इसका नाम है रिलीफ फीचर्स, हिंदी में कहते हैं इसको उच्चावच। तो ये हमारा क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। उच्चावच का मतलब देखिए, इसका नाम से क्लियर होता है, हाइट मतलब माउंटेन। ये हमारा उच्चावच जो होता है ये हमारा माउंटेन से रिलेटेड है। ठीक है, ये आप माउंटेन से रिलेट करके थोड़ा हम समझ लेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा माउंटेन है, ठीक है, और ये हमारा एक एरिया इधर हो गया और एक एरिया इधर हो गया। मतलब एक हमारा बस्ती, कोई सभी बस्ती, कोई जगह, कोई क्षेत्र इधर ये हो गया और कोई एक एरिया हमारा ये हो गया। और बीच में हमारा क्या है, बीच में हमारा हिमालय है। तो क्या होगा, अगर हमारी हवा चलेगी तो यहाँ की हवा यहीं पर रह जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इससे टकराएगी तो ये जो हमारे हिमालय है वो इसको इस साइड नहीं आने देगा। तो ये हमारी जो यहाँ पर हवाएं चलेगी, वाइंड्स चलेगी, वो हमारा इसी पहाड़ तक रहेगा और इससे टकराकर वापस ये आसमान की ओर, ऊपर की ओर जाएगा, जो बारिश के रूप में वापस नीचे आएगा। ये यहीं पर टकरा के ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, लेकिन जो इसका हमारे ये बगल वाले एरिया में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे हिमालय की हाइट इतनी है, क्योंकि इसने कवर कर रखा है कि ये हमारा इस एरिया में ना जा सके।
किसने? हिमालय ने। हिमालय की हाइट की वजह से यहाँ पर जैसे अगर बरसात भी होगी तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर इस वाले एरिया में बारिश हो रही है तो इस वाले एरिया में ही बारिश हो, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर वाइंड्स चलती है तो ये इसी हिमालय से टकराकर वापस कहाँ चली जाती है? वापस आसमान की तरफ चली जाती है और फिर वहाँ से बारिश के रूप में नीचे आ जाती है, लेकिन ये इस एरिया में नहीं आती। तो ये हमारा क्या है? इसे हम उच्चावच कहते हैं। ये हम हिमालय से रिलेट करके इसको हम समझ सकते हैं। किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी एरिया का क्लाइमेट कैसा है वो डिसाइड करता है। क्या? उच्चावच। तो ये थे हमारे 6 फैक्टर। एक एक करके अभी हमने सबको देखा। ये हमारे 6 फैक्टर हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले 6 फैक्टर्स। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारी इंडिया को कौन कौन से क्लाइमेट हमारे इंडिया को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।